हेलो एवरीवन, मैं जितेंद्र कुमावत आप सभी का टेस्टोपीडिया ऑनलाइन क्लासेस के अंदर हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आपको पता है कि एसएससी जीडी के रिगार्डिंग हम जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या फिर जिन क्वेश्चनों की अपकमिंग एग्जाम 2024 के अंदर आने की प्रबल संभावनाएं हैं, उन सारे क्वेश्चनों के बारे में हम इस सेशन के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट सेशन आप सभी स्टूडेंट्स ने देखा होगा, वहां पे हमने बहुत ही अच्छे और स्टैंडर्ड के क्वेश्चन किए हैं। तो इस सेशन के अंदर भी हम कुछ ऐसी प्रकार के अच्छे और शानदार क्वेश्चनों के ऊपर डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के अंदर बिल्कुल कंटिन्यू बनते आ रहे हैं और दोस्तों जिनके बनने की संभावनाएं 100% यहाँ पे बनती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट या फिर किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए दोस्तों, वो सभी स्टूडेंट्स हैं उनको अपकमिंग नोटिफिकेशन है वो क्लास का प्रोवाइड हो सके। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना टाइम खराब किए आज के सेशन का पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने दिया गया है कि एक कार पहले 272 किलोमीटर की दूरी है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से और अगले 85 किलोमीटर की दूरी है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलती है। आपको बताना है कि पूरी जर्नी के लिए उसकी एवरेज स्पीड कितनी रही होगी। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जनरली अगर मैं बात करूं तो अगर हमें चाल कैलकुलेट करना है तो आपको पता है कि अगर हमें स्पीड कैलकुलेट करनी होती है तो स्पीड कैलकुलेट करने का हमारे पास फॉर्मूला होता है, क्या है दोस्तों, होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन हमारे पास क्या होता है, टाइम होता है। ठीक है ना, डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, हमारे पास टाइम होता है। क्लियर यहां तक बातें। अच्छा, इसी वे से अगर हमें दोस्तों एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है तो ध्यान दीजिएगा, जब भी हम एवरेज स्पीड की बात करेंगे ना तो एवरेज स्पीड निकालने का हमारे पास सेम फॉर्मूला होता है कि वहां पे आपको लेना होता है टोटल डिस्टेंस और इसमें डिवाइड करना होता है टोटल टाइम का। तो जब आप टोटल डिस्टेंस को डिवाइड कर दोगे टोटल टाइम के साथ में तो आपके पास में दोस्तों निकल के आ जाएगा एवरेज स्पीड। ठीक है, अब रिगार्डिंग वो क्वेश्चन की सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। कई बार क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पे आपको केवल और केवल स्पीड दी हुई होती है, फिर आपसे कहता है कि बताओ इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। कई बार क्वेश्चंस के अंदर दोस्तों टाइम गिवन होता है, डिस्टेंस गिवन होता है, फिर आपसे कहता है कि बताओ इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। लेकिन कई सिचुएशंस ऐसी होती है जहां पे आपको केवल स्पीड और दोस्तों साथ में दिया हुआ होता है डिस्टेंस। तो उस केस में आप किस प्रकार से कैलकुलेट करते हो, तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ ना तो हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस। अब देखो क्वेश्चन के अंदर डिस्टेंस हमारे को गिवन है, तो यहां से हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। अब टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए देखो फर्स्ट 272 किलोमीटर की जर्नी कवर करता है। तो अगर मैं यहां से बात करूं कि टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास हो जाएगी दोस्तों कितनी, सबसे पहले वो 272 किलोमीटर की जर्नी कवर करता है एंड आफ्टर ऑल उसके बाद में 85 किलोमीटर की जर्नी वो कवर करता है। तो कुल मिला के हमारे पास जब इसमें 272 के अंदर हम 85 ऐड कर देंगे तो ये कितना बच जाएगा हमारे पास, कितना बन जाएगा दोस्तों, 357 किलोमीटर। कितना बन जाएगा, 357 किलोमीटर की हमारे पास क्या हो जाएगी, टोटल जर्नी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से ध्यान दीजिए कि 5 और 2 कितना हुआ, 7, 8 और 7 कितना हो गया हमारे पास 15 और कितना हो गया 3, यानी कि टोटल 357 किलोमीटर की जर्नी इसको कवर करनी है। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास आ चुकी है 357 किलोमीटर, लेकिन हमें साथ में क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, टोटल टाइम भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे अगर बात करता हूँ तो टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो टाइम निकालने का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, वो भी उम्मीद करता हूँ आप सभी स्टूडेंट्स को पता होगा कि जब भी हम टोटल टाइम कैलकुलेट करते हैं ना, तो टाइम कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इसी फॉर्मूले से हम क्या करते हैं दोस्तों, टोटल टाइम कैलकुलेट करने हैं। अगर मुझे टोटल टाइम कैलकुलेट करना होता है तो ध्यान दीजिएगा, टोटल टाइम अगर मुझे कैलकुलेट करना है क्वेश्चन के अनुसार, तो दोस्तों अगर मैं कहूं सबसे पहले फर्स्ट ऑफ जर्नी 272 किलोमीटर की जर्नी वो किस स्पीड से तय करता है, तो देखिए अगर हमें प्रीवियस पेज के ऊपर चलता हो ना तो 272 किलोमीटर की दूरी वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से तय करता है। तो 272 को मैं डिवाइड कर दूंगा किससे, 40 से, तो हमारे पास फर्स्ट क्या आ जाएगा, टाइम कैलकुलेट होके आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ 272 किलोमीटर की जर्नी थी दोस्तों और ये 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से कवर करता है, तो ये हमारे पास फर्स्ट टाइम निकल करके आ गया। सेकंड दोस्तों टोटल टाइम की बात हो रही है तो यहाँ पे प्लस ऐड होगा, 85 किलोमीटर की जर्नी है और 85 किलोमीटर की जर्नी दोस्तों किस स्पीड से कवर की जा रही है, 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से कवर की जा रही है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अगर मैं 50 से इसको डिवाइड कर देता हूं तो ये हो जाएगा हमारे पास टोटल टाइम निकल करके आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, टोटल डिस्टेंस हमारे पास आ चुकी, दोनों को आप डिवाइडेशन करके आंसर कैलकुलेट कर सकते हो। ध्यान दीजिएगा
अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो क्या दोनों की दोनों वैल्यूज हैं वो बिल्कुल 4 से कट रही है, तो 4 से हम इसको काट देंगे, ठीक है, ताकि हमें पॉइंट लगाना बिल्कुल ईजी हो जाएगा। तो अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करता हूँ ना, तो ये 10 टाइम चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 4 छिंगे 24 हो जाएगा हमारे पास, और 4 अंटे 32, यानी कि 6.8 हमारे पास फर्स्ट टाइम आ गया। और उसके बाद में 5 से मैं इसको काटूंगा ना, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 17, यानी कि 1.7 हमारे पास ये हो जाएगा। जब दोनों को मैं ऐड कराऊंगा ना, तो ये 8 और 7 कितना हो जाएगा 15, 6 और 1 7 और 1 8, यानी कि 8.5 आवर्स हमारे पास क्या हो जाएगा, टोटल टाइम निकल करके आ जाएगा। अब आपको एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना है, तो सीधा आप कॉन्सेप्ट यूज कर दीजिए कि अगर आपको एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है ना, तो एवरेज स्पीड के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि जो आपके पास में टोटल डिस्टेंस थी, टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितनी थी दोस्तों, 357 किलोमीटर की हमारे पास टोटल जर्नी थी, ठीक है। तो 357 को हम डिवाइड कर देंगे दोस्तों किससे, 8.5 से। देखो पॉइंट हटाइए, यहाँ पे एक डेसिमल में यहाँ पे रख देता हूँ। अब 17 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 17 5 कितना होता है 85। 17 से मैंने इसको डिवाइड किया तो 17 दूना 34 और 17 एकम 17। 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 चौके 20 और 5 दूनी 10, यानी कि 42 किलोमीटर पर आवर हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, टोटल जर्नी आ जाएगी। यानी कि एवरेज स्पीड हमारे पास कितनी आ जाएगी, 42 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपके इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आप सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ चुका होगा कि जब भी हम बात करते हैं एवरेज स्पीड की, तो एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के लिए आपको सबसे पहले टोटल डिस्टेंस ढूंढना पड़ेगा। टोटल डिस्टेंस निकालने करने के बाद में टोटल टाइम आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। और जब टोटल डिस्टेंस आपके पास में आ चुकी है, टोटल टाइम आपके पास में आ चुका है, तो उस केस में टोटल डिस्टेंस के अंदर आप टाइम का भाग देकर के क्या निकाल सकते हो, एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर सकते हो। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ चुका होगा। तो यहाँ पे अगर हम आंसर की बात करते हैं ना, तो 42 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपके इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सभी स्टूडेंट्स को एकदम क्लियर हो चुका होगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों कुछ इस प्रकार से कि मोहन और रमेश है, वो मिलकर एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। मतलब दोनों मिलकर के एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। मोहन रमेश से अधिक कुशल है। अब कितना अधिक कुशल है, 50%। ध्यान दीजिएगा, हिंदी में यहाँ पे 50% नहीं लिखा हुआ, तो आप 50% यहाँ पे लिख लेंगे, अधिक कुशल है। अकेले मोहन उस काम को कितने समय में करेगा, ये आपको बताना है। बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों एसएससी के रिगार्डिंग, और ये दिल्ली पुलिस के अंदर पूछा जा चुका है, ध्यान दीजिएगा। तो दिल्ली पुलिस के अंदर पूछा जा चुका है, तो इसका मतलब संभावना ही बनती है कि ये क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी के अंदर भी पूछा जाए, ठीक है ना। तो इस पैटर्न के क्वेश्चन को आपको याद रखना है कि किस प्रकार से हम सोल्व आउट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि दो पर्सन्स की यहाँ पे बात हो रही है, एक है हमारे पास मोहन और एक है हमारे पास दोस्तों रमेश, ठीक है। एक है मोहन और एक है हमारे पास रमेश, 2 पर्सन्स के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। अब अगर मैं कहूँ कि क्वेश्चन में कहा गया है कि मोहन रमेश से 50% अधिक कुशल है, 50% अधिक कुशल है, तो अगर मैं कहूँ कि रमेश है, रमेश अगर 100% वर्क करता है, तो ये 50% मोर, यानी कि 150% यहाँ पे वर्क करेगा। एफिशिएंसी का रेशियो अगर मैं कैलकुलेट करूंगा ना, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। ये हमारे पास क्या निकल के आया है दोस्तों, इनकी एफिशिएंसी का रेशियो, मतलब कार्य क्षमता का अनुपात हमारे पास निकल के आ चुका है। अब आपका क्वेश्चन भी यहाँ से बिल्कुल फिनिश हो चुका है। ध्यान दीजिएगा कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहूँ यहाँ पे कि मोहन और रमेश दोनों मिलकर के एक काम को 15 दिन में पूरा करते हैं। मुझे बताओ, अगर एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, 1 डे वर्क, मतलब एक दिन का काम। तो अगर मोहन है वो एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, रमेश है वो एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में दोनों मिलकर के 3 और 2 टोटल कितना काम करेंगे, 5 यूनिट, ठीक है ना। दोनों मिलकर के कितना यूनिट करेंगे, 5 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन में क्या है, 5 यूनिट नहीं कर रहे हैं, दोनों कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में कर रहे हैं। आपको क्या बताना है कि रमेश, मोहन अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो मुझे बताओ, मोहन की एक दिन का काम कितना है, 3 यूनिट, इसको कितने दिन लगेंगे, x डेज लगेंगे। 3 से ये कटा हमारे पास 5 बार, और x का वैल्यू निकालूंगा ना, तो 5 × 5 यानी कि हमारे पास कितना हो जाएगा, 25 डेज। यानी कि मोहन अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा दोस्तों, 25 डेज। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपके इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल ईजी और सिंपल मेथड के साथ में सोल्व आउट कर सकते हो। कुल मिला के आपको करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इनकी एफिशिएंसी कैलकुलेट कीजिए। एफिशिएंसी आएगी कहां से, ये ध्यान दीजिएगा। हमारे को सेकंड हिंट दिया गया है कि मोहन रमेश से 50% अधिक कुशल है। अधिक कुशल है, इसका मतलब अगर ये रमेश 100% काम करता है ना, तो ये 150% काम करेगा। भाई 50% ज्यादा है, तो मतलब 150 यूनिट काम करेगा। एफिशिएंसी कैलकुलेट कर ली और रख करके हम इसका आंसर बिल्कुल ईजी और सिंपल तरीके से यहाँ पे दे देंगे।
ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आप सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ चुका होगा। बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, क्या उसका सॉल्यूशन है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इस पैटर्न के क्वेश्चंस डीएसएसबी के एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं, और अगर मैं कहूं यहां तक कि इवन दैट एसएससी सीजीएल प्री के एग्जाम में भी सेम पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो आपको पूरा डिटेल से छोटी छोटी चीजों को और बड़ी से बड़ी चीजों को दोनों को ध्यान में रखते हुए आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा गया है कि 95 रुपए की धनराशि पर 2 वर्षों में 8% वार्षिक ब्याज दर से अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। मतलब हमारे को यहाँ पे कंडीशन क्या दे दी दोस्तों, अर्धवार्षिक। अगर जनरल क्वेश्चन होता तो हम यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा करके इसको बिल्कुल आसानी से फिनिश कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमें दिया गया है कितना, हाफ ईयरली। तो हाफ ईयरली की जब बात आती है ना दोस्तों, एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी हाफ ईयरली की बात आती है, अर्धवार्षिक की बात आती है, तो हाफ ईयरली के अंदर आप क्या करेंगे, जितना भी रेट दिया गया है इस रेट परसेंट को आप क्या कर देंगे दोस्तों, हाफ कर देंगे। और जो आपका ड्यूरेशन है दोस्तों, जितना भी समय दिया गया है इस समय को क्या कर देंगे, आप दुगना कर देंगे। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पहले क्या हो रहा था, जो ब्याज 1 साल में पे किया जा रहा था एक बार, अब वो 1 साल के अंदर 2 बार पे किया जाएगा। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, ड्यूरेशन को डबल कर देते हैं और जितनी भी रेट थी उसका क्या कर देते हैं, हाफ कर देते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि जो हमारा क्वेश्चन था उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी दी गई है, 8%। तो मुझे बताओ यहाँ पे 8% का अगर मैं आधा कैलकुलेट करता हूं ना, तो हमारे पास रेट कितनी की जाएगी दोस्तों, 4%। ठीक है ना। और अगर मैं ड्यूरेशन की बात करूं तो देखो समय कितना है, 2 साल। तो अर्धवार्षिक है, मतलब समय को हमें डबल करना है। तो यहाँ पे अगर मैं समय को डबल करूंगा ना, तो 2 × 2 हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 ईयर हो जाएगा। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के आपके पास में बहुत सारे तरीके हैं। या तो आप इस क्वेश्चन को फ्रैक्शन से कर सकते हो, फ्रैक्शन से नहीं कर सकते हो तो फिर उसके बाद में आप यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते तो फिर इसके बाद में आप एक रेशियो मेथड भी यहाँ पे यूज में लेकर के इस क्वेश्चन को बिल्कुल ईजी और सिंपल तरीके से सोल्व आउट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ आपसे कि जब भी 4 साल की बात आएगी, जब भी 4 साल की बात आएगी, तो आप ये कॉन्सेप्ट काम में ले सकते हो कि हमारे पास एक रेशियो बनेगा 4:6 और उसके बाद में 4:1। ये आप रेशियो याद रखिएगा, जब भी 4 साल की बात आए ना तो आप ये कॉन्सेप्ट यूज में ले सकते हो। इवन दैट आप फॉर्मूले से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो, बाई फ्रैक्शन भी इस क्वेश्चन को इजी और सिंपल तरीके से बना सकते हो। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं कहूँ ओनली फॉर 4 ईयर के लिए ये चीज वैलिड रहेगी। ठीक है ना, ओनली फॉर 4 ईयर, ओनली फॉर 4 ईयर, ये आप कॉन्सेप्ट काम में ले सकते हो। बाकी जो फॉर्मूला वाला तरीका है वो सभी के अंदर काम करेगा। हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 9,500 रुपीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 4%। तो सबसे पहले मैं इसका 4% कैलकुलेट करूंगा। 4% कैलकुलेट करूंगा तो 5 चौके कितना हो गया, 20 हमारे पास, और 9 चौके 36, 36 और 2 हमारे पास कितना हो गया, 38 हो गया। ठीक है ना, यहाँ तक बातें समझ में आ गई। इसका 4% आ गया। फिर से मैं इसका कितना निकालूंगा, 4% कैलकुलेट करूंगा। तो 4% कैलकुलेट करेंगे तो 8 चौके कितना हो गया, 32 हमारे पास। फिर उसके बाद में 4 तिया 12, 12 और 3 15 हो गया हमारे पास। अब ध्यान दीजिएगा, नीचे से एक संख्या छोड़ के हम पॉइंट लगा देंगे तो 15.2 हो जाएगा। सेम ऑन, फिर से मैं इसका 4% कैलकुलेट करूंगा। तो 4% कैलकुलेट करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा हमारे पास, और 4 2 ये हमारे पास 6 हो जाएगा। नीचे हमारे पास देखो परसेंटेज हटेगा तो 2 0 ये और 1 0 ये, मतलब 3 0 छोड़ के, तो 0.608 हमारे पास इसका हो जाएगा। ऐसे ही दोस्तों मैं इसका फिर से 4% कैलकुलेट करूंगा तो कितना हो जाएगा, 8 चौके 32 बच गया हमारे पास 3, और ये कितना हो गया हमारे पास 6 चौके 24। कितने अंक छोड़ के पॉइंट लगेंगे, तो 3 तो ये 2 ये, टोटल 5, 1 2 3 4, और ये 1 अंक छोड़ के यहाँ पे हमारे पास ये पॉइंट हमने कैलकुलेट कर दिया। अब आपको कुछ भी नहीं करना, बस सीधा और सटीक आप इनको मल्टीप्लाई कीजिए। तो 4 को 380 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो गया, 8 चौके 32, ये 3 बच गया, 4 3 12 और 3 हमारे पास कितना हुआ, 15, 1520। 15.6 को आप 6 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 6 दूनी कितना हो गया, 12 बच गया, 1 6 पंजे 30 और 1 31 बच गया, 3 6 और 3 9, यानी कि 91.2 हो गया। 0.608 को आप 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 8 चौके 32 बच गया, 3 इधर 3 हो गया, और ये हो गया 6 चौके 24। कितने डिजिट छोड़ के, 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दीजिए, और इसको सेम इसी से मल्टीप्लाई कीजिए तो 0.02432 ये आपका हो गया यहाँ पे। अभी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ना तो हमें दशमलव के बाद में केवल 2 डिजिट तक ही फाइंड आउट करना है, लेकिन हम पूरा फाइंड आउट करके आपको बताते हैं कि क्या इसका राइट आंसर रहेगा। तो आप इन सभी को क्या कर दीजिए भाई, ऐड कर दीजिए। यहाँ पे ऐड कर देंगे ना तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले पॉइंट के बाहर वालों की हम बात करते हैं।
तो यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद में 2 है, पॉइंट के बाद में यहाँ पे 4 3 2 है, तो यहाँ पे कितना हो गया, ये हमारे पास 4 और 2 कितना हो गया भाई, 632 हो गया। ठीक है, अब 632 इसमें जोड़ेंगे तो यानी कि 6 और यहाँ पे कितना हो गया 4, यानी कि आप ये कह सकते हो कि हमारा जो आंसर बनेगा ना वो ऑलमोस्ट आपके बन गया, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बन गया। ठीक है ना, 0.66 आ जाएगा। और यहाँ से देखो 1520 है, 1520 में 91 आप ऐड कीजिए और यहाँ पे 2, 91 और 2 कितना हो गया, यहाँ पे 93 ऐड कीजिए। तो इसमें जब मैं 93 ऐड करूंगा ना तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 3 9 और 2 11, ये हो जाएगा हमारे पास 1613, यानी कि 1613.66 हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट इस पैटर्न को समझ चुके होंगे कि जब भी आपके पास में इस रेशियो बेस्ड क्वेश्चन आए ना तो आप इस वे से बिल्कुल इजी और सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व आउट कर सकते हो। ठीक है, फॉर्मूला भी यूज होगा लेकिन फॉर्मूले में कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, आप इसको बाई फ्रैक्शन भी कर सकते हो या फिर स्टेयर बना के भी इस क्वेश्चन को इजी और सिंपल तरीके से सोल्व किया जा चुका है। लेकिन दोस्तों सबसे बेस्ट तरीका मुझे लगा तो मैंने आपको यहाँ पे शेयर करने की कोशिश की है कि आप इस वे से इस क्वेश्चन को बिल्कुल इजी और सिंपल तरीके से बना सकते हो। क्वेश्चन की कैलकुलेशन मैंने कहा 90% कैलकुलेशन आपकी माइंड में होनी चाहिए, बाकी 10% काम आपको यहाँ पे रफली करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आ गया हमारे पास, 1613.66 आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ चुका होगा। अगला क्वेश्चन आप सभी स्टूडेंट्स के सामने है कि 2 कुर्सी और 1 मेज 170 रुपए में खरीदी जा सकती है, 5 कुर्सियां और 4 मेज है वो 530 रुपए में खरीदी जा सकती हैं। तो आपको बताना है कि एक कुर्सी कितने रुपए में खरीदी जाएगी, यानी कि एक कुर्सी की लागत कीमत कितने रुपए रही होगी, ये आपको बताना है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा किस प्रकार से इस क्वेश्चन को करते हैं। आपके पास में इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। अगर पहले तरीके की हम बात करें तो यहाँ पे आपको एक घातीय समीकरण यानी कि लाइनर इक्वेशन बनाना पड़ेगा और फिर इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, जहां पे या तो आप एक को x मान लीजिए, एक को y मान लीजिए और एक वैल्यू आपको रिमूव करनी पड़ेगी और दूसरी वैल्यू आप इजी और सिंपल तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन इस क्वेश्चन का दूसरा जो तरीका है ना दोस्तों वो काफी इफेक्टिव है, जहां पे हम बिना इक्वेशन बनाए इस क्वेश्चन को इजी और सिंपल तरीके से सोल्व आउट कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा किस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन है बिल्कुल सोल्व करना है। तो अगर मैं कहूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन में दिया गया है कि 2 कुर्सी है प्लस आपके पास में दी गई है एक मेज, टोटल कॉस्ट कितनी है 170 रुपीज। फिर आगे कहा गया है कि 5 आपके पास में कुर्सियां हैं प्लस उसके बाद में 4 आपके पास में मेज है और इनकी टोटल कॉस्ट कितनी आई है दोस्तों 530 रुपए, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। अब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड यूज करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड कैसे यूज करना है दोस्तों वो ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले 4 और 2 को मल्टीप्लाई कीजिए तो 4 दूनी कितना हो गया हमारे पास 8, 5 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए यानी कि 5 एकम 5, 4 दूनी 8 और 5, 8 में से 5 घटाया तो हमारे पास डिफरेंस कितने का आया 3 का। सेम ऑन दोस्तों अगर मैं कहूँ यहाँ पे कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ये हो गया 530, 530 को 1 से मल्टीप्लाई किया 530 आ गया और 17 को 170 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो हमारे पास आएगा 680, 680 में से आप 530 कम कर दीजिए तो आपके पास में कितना आ जाएगा 150। तो 3 कुर्सियों की वैल्यू आपके पास में कितनी आई है 150। तो मुझे बताओ एक कुर्सी की कीमत कितनी रही होगी दोस्तों, तो हमारे पास एक कुर्सी की कीमत कितनी आ जाएगी 50 रुपए। ये आपके इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आप सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ चुका होगा। सबसे बेस्ट और सबसे इफेक्टिव तरीका है दोस्तों इस क्वेश्चन को इजी और सिंपल तरीके से सोल्व आउट करने का, वरना हम यहाँ पे मेज को बराबर करेंगे सबसे पहले तो भी आपके पास में लास्ट में घूम फिर के ये वैल्यू निकल करके आएगी। अब दोस्तों कुर्सी की वैल्यू निकाल ली है तो ऐसे ही हम मेज की वैल्यू भी इजी और सिंपल तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, ध्यान दीजिएगा, एक कुर्सी की कीमत हमारे पास 50 रुपए आई है तो 2 कुर्सी की कीमत कितनी हो जाएगी 100 रुपए, एक मेज की कीमत 100 इसमें से कम कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 70 रुपए। तो एक मेज कितनी आ जाएगी 70 रुपए की और एक कुर्सी कितने रुपए की है 50 रुपए की। दोनों की दोनों क्वेश्चन है वो आपने कैलकुलेट कर लिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 50 रुपीज, यानी कि 50 रुपए हो जाएगी वो एक कुर्सी की कीमत हो जाएगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन आप सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ चुका होगा। बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि रुपए x को 9% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 7 वर्ष के लिए निवेश करके उतना ही ब्याज प्राप्त होता है जितना y रुपए को 5.25% वार्षिक 16 वर्ष के लिए निवेश करके प्राप्त होता है। आपको बताना है कि x रेशो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी। दोस्तों जीडी के पॉइंट ऑफ व्यू से है ना काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान दीजिएगा। जीडी के रिगार्डिंग काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इस पैटर्न के क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम्स के अंदर दिखाई देंगे। कैसे करना है ध्यान दीजिएगा। सिंपल इंटरेस्ट हम सभी को कैलकुलेट करना आता है कि सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर होता है भाई,
सिंपल इंटरेस्ट है दोस्तों, ये बराबर होता है किसके, P इंटू RT% के बराबर होता है, ठीक है ना। P इंटू RT% के बराबर होता है, ये हम सभी स्टूडेंट्स ने पढ़ चुका है। या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा कितना होता है 100। तो 100 हटा के मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, परसेंटेज यहाँ पे चिपका दिया है। अब ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे क्या कहा गया है कि दोनों तरफ इंटरेस्ट क्या है, बराबर है। तो दोस्तों मुझे बताओ, हमारे पास x रुपए हैं, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट डिफरेंट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट है और ड्यूरेशन हमारे पास डिफरेंट है। तो मुझे बताओ ये पहले वाला जो भी सिंपल इंटरेस्ट होगा वो दूसरे वाले के सिंपल इंटरेस्ट के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कैसे, ध्यान दीजिएगा। x रुपए है दोस्तों, बिल्कुल, किस परसेंट दर से, 9% की दर से। अच्छा, कितने साल के लिए, 7 साल के लिए। ये हमें सिंपल इंटरेस्ट मिला है, ये बराबर होगा किसके, y रुपए के ऊपर दोस्तों, किस परसेंट की दर से, 5.25% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से दोस्तों, और कितने ड्यूरेशन के लिए, 16 वर्ष के लिए। इतना हमें क्वेश्चन के अंदर बताया गया है। अब यहां से बस आपको सोल्व आउट करना पड़ेगा, क्योंकि परसेंटेज से परसेंटेज क्या हो जाएगा दोस्तों, रिमूव हो जाएगा, ठीक है ना। इसको आगे में परसेंटेज लगा दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके आगे में परसेंटेज लगा दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि परसेंटेज से परसेंटेज क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व आउट करते हैं। तो मुझे बताओ यहाँ पे हमारे पास डबल पॉइंट के बाद में डबल जीरो है, तो क्या यहाँ पे मैं पॉइंट हटा के डबल जीरो यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ क्या, तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट हट जाएगा। अब इस क्वेश्चन को हम आसानी के साथ में सोल्व आउट कर सकते हैं। कैसे, वो चीज ध्यान दीजिएगा। अगर मैं इसको 25 से काटता हूँ ना, तो 25 चौके हमारे पास कितना होता है, 100। यहाँ पे कितना बटा दोस्तों, 25 दूना 50 और 25 से कम 25। 7 से दोस्तों ये वैल्यू हमारे पास कितनी कटी, 3 बार कट गई, ठीक है ना। 4 से ये वैल्यू हमारे पास कितनी कटी दोस्तों, 4 बार। और 3 से ये वैल्यू हमारे पास कितनी कटी, 3 बार। यानी कि x को मैं 3 से गुणा करूंगा तो 3x, ये वैल्यू किसके बराबर होगी, 4 को मैं y से गुणा करूंगा 4y के। तो मुझे बताओ, खाली मुझे x अनुपात y कैलकुलेट करना है, तो x की वैल्यू क्या होगी, 4, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 3। यानी कि x अनुपात y हमारे पास कितना निकल के आया, 4:3। ये आपके इस क्वेश्चन का क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ चुका होगा, और उसका सोल्यूशन करने का जो तरीका है ना, वो भी आप सभी स्टूडेंट्स को अच्छी और शानदार तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा हमारे पास, 4:3। आप या तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा के भी इस क्वेश्चन को इजी तरीके से बना सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो सभी स्टूडेंट्स को क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, कि अगला क्वेश्चन आपको क्या कहता है, क्या उसकी कंडीशन है, किस प्रकार से वो क्वेश्चन सोल्व आउट किया जाएगा, ठीक है। 4:3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ। बढ़ता है हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन एक पेन फ्री मैथमेटिक्स वाला क्वेश्चन है, जहां पे आप बिना पेन की नोक टच के इस क्वेश्चन को बना सकते हो। किसी कक्षा के बच्चों के बीच मुफ्त नोटबुक है, वो बराबर बराबर बांटी जानी है, यानी कि किताबें हैं वो बराबर बांटी जानी है। अब मुझे एक चीज बताओ, जितनी किताबें बांटी जाएंगी उतने ही स्टूडेंट होंगे, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा कि 10 बुकें बांटनी है, प्रत्येक लड़के में बराबर आनी चाहिए, तो इसका मतलब 10 लड़के होंगे तभी तो उनके अंदर 10 किताबें हैं वो बराबर बराबर बांटी जा सकती है। तो जितनी नोटबुक होंगी स्टूडेंट्स भी उतने ही होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इस लैंग्वेज से ये कंप्लीट होता है। आगे बढ़ता हूं मैं। प्रत्येक बच्चे को मिली नोटबुक की संख्या बच्चों की संख्या का कितना है, 1/8 है। तो मैंने कहा जितने नोटबुक होंगे ना बच्चे उतने ही होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, कुल नोटबुक कितनी बांटी गई है। तो ध्यान दीजिएगा, बच्चों की संख्या का कितना है दोस्तों, 1/8 है। तो मुझे बताओ बच्चे जितने होंगे, मतलब नोटबुक जितनी है उतने ही बच्चे होंगे। अब बच्चों की संख्या का 1/8 है, तो मुझे बताओ गिवन नंबर ऑप्शन के अंदर ऐसा कौन सा है जो कंप्लीट जिसका 1/8 हो जाए। तो ऐसा नंबर मुझे कौन सा दिख रहा है, देखो 62 है, 62 के अंदर 8 का भाग नहीं जाता, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। अगर मैं कहूँ 254 में 8 का भाग नहीं जाता, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। अगर मैं कहूँ यहाँ पे 126, क्या 126 में 8 का भाग जाता है, नहीं जाता, ये भी आंसर नहीं होगा। तो हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन बच रहा है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कैसे करना है। मैं मान लेता हूं कि टोटल नोटबुक 512 है, तो 512 ही बच्चे होंगे। तो बच्चों की संख्या का 1/8, अगर मैं इसको 8 से डिवाइड कर देता हूं ना, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। यानी कि हमारे पास नोटबुक कितनी निकल के आ गई, 46 निकल के आ गई। अब क्या कह रहा है, यदि बच्चों की संख्या आधी कर दी जाए, अब 46 की जगह कितनी कर दी जाए, 23 कर दी जाए, तो प्रत्येक बच्चे को 16 नोटबुक मिलती है। जब आप 23 से भाग दोगे ना, तो आपके पास में 16 रिमाइंडर बचेगा। इसका मतलब ये दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड हो रही है। तो ये क्वेश्चन का राइट आंसर कितना बना, 512। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ चुका होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 400 रुपए था,
किंतु दुकानदार ने इस पर 25% और 15% की दोहरी छूट दी, उसने वस्तु को कितने रुपए के अंदर बेचा, ये आपको बताना है। मतलब कुल मिला के बात है वो एमआरपी के ऊपर टिकी हुई है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस के ऊपर टिकी हुई है। हमेशा ध्यान दीजिएगा, डिस्काउंट है दोस्तों, वो किसके ऊपर दिया जाता है, डिस्काउंट हमेशा एमआरपी के ऊपर ही दिया जाता है। तो हम अगर बात करें कि वस्तु का एमआरपी कितना था, 400 रुपए, ठीक है, ये बात समझ में आई, 400 रुपए इसका एमआरपी था। फर्स्ट डिस्काउंट कितना दे रहा है, 25%। मुझे बताओ अगर 25% डिस्काउंट देगा तो इसका मतलब 75% के अंदर बेचा जाएगा। तो 75% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 3/4 होता है, ठीक है ना, ये बात क्लियर हो गई। फिर आगे कह रहा है दूसरा डिस्काउंट 15% का दे रहा है, तो अगर मुझे दूसरा डिस्काउंट कैलकुलेट करना है तो 15% का, तो 100 में से 15 कम कर दिया, इसका मतलब 85% के साथ में वो चीज बेची गई होगी। तो 85% को मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, 17/20 में लिख सकता हूँ, ठीक है ना, 17/20 में इसको लिख सकता हूँ। बात क्लियर हो गई। अब बस इसको हमें सोल्व आउट करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 4 से दोस्तों ये वैल्यू कितनी बार कटी, 100 बार कटी। 20 से अगर मैंने इसको काटा तो 20 पंजे कितना हो गया हमारे पास, 100 हो गया। तो 5 3 15, 17 को आप 15 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 17 5 85, बच गया हमारे पास 8, 17 और 8 कितना हो गया भाई, 25, यानी कि 255 रुपए। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आ गया, 255 रुपीज, 255 रुपए के अंदर वो आर्टिकल है दोस्तों क्या किया जाएगा, बेचा जाएगा। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। ये 75% की वैल्यू है और ये 85% की वैल्यू है, जिसको हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके इसकी कैलकुलेशन को हमने थोड़ा आसान बनाया। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आप सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ चुका होगा। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आज के सेशन को यहाँ पे समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू, गुड बाय।